नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से पूछा है कि क्या उसने जाली डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे कथित फर्जी वकीलों के खिलाफ शिकायतों के सत्यापन के संबंध में प्रक्रिया तैयार की है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जयंत बैनर्जी की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है, जिसके खिलाफ सत्यापन के लिए यूपी बार काउंसिल में शिकायत की गई थी। हालांकि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज सुशील गर्ग ने उसे और अन्य को दोषी ठहराया। सजा की मात्रा के मुद्दे पर सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। उल्लेखनीय है कि गुरमीत राम रहीम पहले से ही बलात्कार के अपराध में सजा काट रहा है। अब उसे अपने शिष्य रंजीत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया है। उसके साथ ही 4 अन्य लोगों को भी हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया है। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को रंजीत सिंह के बेटे द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें विशेष सीबीआई जज पंचकुला के समक्ष लंबित राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की विशेष अनुशासनात्मक समिति ने आदेश दिया है कि सभी बार एसोसिएशन और अधिवक्ता चैम्बर कॉरिडोर, पार्किंग क्षेत्र या कोर्ट परिसर के भीतर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। ये आदेश एक अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के कथित रूप से धर्म परिवर्तन और निकाह करने के लिए अपने कक्ष परिसर का उपयोग करने के लिए आया है। दिल्ली बार काउंसिल ने यह देखते हुए कि उपरोक्त अवैध और असामाजिक गतिविधियां कानूनी पेशे की गरिमा को नकारती है, एडवोकेट सोहन सिंह तोमर के लाइसेंस को अनुशासनात्मक समिति की जांच होने तक अंतरिम उपाय के रूप में निलंबित कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सभी अस्पतालों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करने वाले विशेष मातृ देखभाल केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। 4 गर्भवती महिलाओं ने याचिका दायर की है। सभी अपनी गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में, जिन्हें महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक लिव इन कपल की तरफ से दायर एक संरक्षण सुरक्षा याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वे दोनों अपने अपने जीवन साथी से तलाक लिए बिना ही एक दूसरे के साथ वासनापूर्ण और व्यभिचारी जीवन जी रहे हैं। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की बेंच एक लिव इन कपल की तरफ से याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वे दोनों पिछले कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और पिछले 1 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में हैं। डीजीपी को निर्देश, सबूतों से छेड़छाड़ न हो। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि वो लखीमपुर खीरी मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक लिए गए स्टेप से संतुष्ट नहीं है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट ये बताए कि कौन सी एजेंसी इस मामले की जांच कर सकती है। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को भी निर्देश दिए कि नई एजेंसी की जांच शुरू होने तक सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकीलों की चिट्ठियों को नोटिस में लेते हुए गुरुवार को यूपी सरकार से पूछा कि इस घटना में कितने किसान मारे गए, कितने राजनीतिक लोगों और पत्रकारों की मौत हुई, किन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूपी सरकार ने आज कोर्ट में इन सवालों के जवाब दिए। मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद होगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। सीजीआई की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की जांच पर नाखुशी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि क्या हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कोर्ट के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा
कि इस मामले में आरोपी आशीष मिश्र कल 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने साल्वे से पूछा, क्या आप देश में किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी को इस तरह की ट्रीटमेंट देते? लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मुख्य आरोपी है। केरल हाईकोर्ट ने उस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस की सराहना की जिसमें अंधेरा होने के बाद ड्यूटी से लौट रही एक अस्थायी नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की गई थी। जस्टिस देवन रामचंद्रन और कौसर एडप्पागत की खंडपीठ ने मामले में पुलिस बल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, हम निश्चित रूप से प्रसन्न हैं कि इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और हमने उन्हें पूरी तरह से जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टिप्पणी की, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार उन्हें इंगित करने वाले सुराग कम थे। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया और मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बार काउंसिल ऑफ केरल की शक्ति पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता उन्नी कृष्णन केएम और ओलिवर डेंटेस कुन्नमकुलम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने केरल बार काउंसिल द्वारा जारी एक पत्र को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें उन्होंने सूचित किया कि उन्होंने विवाद को निपटाने के लिए 2 सदस्य को अधिकृत करने का संकल्प लिया और उन्हें चुनाव करने के लिए अधिकृत भी किया गया। उक्त एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और सचिव ने बार काउंसिल से संपर्क कर परिषद द्वारा नियुक्त व्यक्ति की देखरेख में नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध किया था। बाद में इस विवाद को सुलझा लिया गया और एक मध्यस्थता समझौता हुआ। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बाद में पूर्व अध्यक्ष और सचिव इस समझौते से मुकर गए और उसके बाद बार काउंसिल ने ऊपर बताए अनुसार ये पत्र जारी किया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।